हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कृष्ट क्लासेस में। मेरा नाम है विजय और आज हम चर्चा करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 पर। देखिए, परीक्षा भले ही अभी दूर है, लेकिन बड़ी परीक्षा की तैयारी, बड़े रण की तैयारी बहुत पहले से करनी होती है। और इसी क्रम में आज आपके सामने हम ला रहे हैं कि 2026 का जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है उसके लिए किस तरीके से खुद को प्रिपेयर किया जाए और क्या रणनीति बनाया जाए, या हम कहेंगे कि एग्जाम पैटर्न को बच्चों को दिखाने के लिए एक बार काफी पहले पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, कौन कौन से विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन कुछ बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरू करते हैं। देखिए, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, ये बात तो तय है और सभी इसको मानते हैं कि वो एक अनसर्टेन एग्जाम है, एक अनिश्चित परीक्षा है। क्योंकि आप जो चीज पढ़कर गए हैं शायद वो आपको याद ना आए और एक आध नंबर से आप बाहर हो जाएं। कोई आदमी जो आपसे कम पढ़कर गया है उसका एक आध तुक्का सही हो जाए और वो क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ये चीजें यहाँ चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ जाएंगे, पहले से तैयारी करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही। और यही आपको आज बताने वाले हैं। 3 चीजों पर आज हम बात करेंगे। पहली बात है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न, एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा है ना। प्रारंभिक परीक्षा में एक तो चीज होगी, हम चर्चा करेंगे एग्जाम पैटर्न पर। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या है। कई बार हमको नहीं पता होता है बहुत सारी चीजें इसके बारे में, हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरी जो चीज है उसमें हमको देखना है, वेटेज देखना है ना, कि सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज हमको देखना है। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखना है। और एक तीसरी जो चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, हालांकि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि ठीक ठाक सा टाइम मिल जाता है, तो यहां बहुत दिक्कत नहीं है। फिर भी हम उस पर चर्चा तो करेंगे ही। देखिए, पहली चीज है एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें एमपीपीएससी का, तो आइए हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026। जो बच्चे पहली बार देने जाएंगे प्रीलिम्स 2026 को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन हो सकता है बेटा, है ना। 2026 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जो ये सेशन है, ये क्लास है उनके लिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, हम सिर्फ प्रीलिम्स पर चर्चा कर रहे हैं, और प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल स्टडीज या जीएस का होता है, और जीएस2 यानी कि सी सेट का पेपर होता है। एक क्या होता है, सी सेट का पेपर होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 पेपर होते हैं एग्जाम में। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर मिलेंगे वहां पर। पहला है जीएस1, या ये जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज का पेपर होता है सामान्य अध्ययन, ये सामान्य अध्ययन का पेपर है। और जो दूसरा पेपर होता है उसको हम जीएस2 या सी सेट का पेपर है, वो सी सेट का पेपर है। क्या है वो, सी सेट का पेपर है। और इसमें कई सारी चीजें शामिल की जाती है, जैसे इसमें मैथ्स के कुछ हिस्से आते हैं, भाषाई कुछ क्वेश्चन होते हैं, कौशल संप्रेषण के कुछ सवाल होते हैं, कम्युनिकेशन के होते हैं, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो जो आप पढ़ते हैं जीएस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपका सिलेबस दे रखा है यूनिट वाइज, अभी आपको दिखा देंगे, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर मैथ
रीजनिंग, कुछ भाषाई सवाल, कुछ हिंदी के सवाल, कुछ व्याकरण के सवाल, ऐसे कई सवाल सी सेट में होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहा जाता है, सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, उस पर यहां बात की जाएगी। तो जैसे जनरली आप ये समझिए कि जब पेपर होता है तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स को। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें कहूंगी ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स। एक सवाल 2 नंबर का होता है। इसका मतलब है कि GS1 जो है 100 सवाल हैं 200 मार्क्स के, 100 सवाल हैं 200 मार्क्स के। तो 200 नंबर का पहला पेपर होता है, और ऐसे ही 200 नंबर का दूसरा पेपर भी होता है। यहां भी 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, और यहां भी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। एक सवाल यहां भी 2 नंबर का होता है, इसका मतलब यह भी हुआ 200 नंबर। तो 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स है। टोटल जो एग्जाम हुआ वो हुआ 400 का, 400 नंबर, 200 सवाल 400 नंबर। सिविल सेवाओं के लिए मेरिट बनती है यहां से GS1 से, और ये होता है क्वालिफाइंग। तो ध्यान रखना है, सी सेट का जो पेपर है ना, ये जो सिविल सेवाएं हैं, सिविल सेवा का मतलब जो रेंजर को हटाकर है, जो वन विभाग की पोस्ट आती है, रेंजर की पोस्ट आती है, उसमें दोनों से मेरिट बनती है। लेकिन सिविल सेवाओं के लिए ये क्वालिफाइंग है, ध्यान रखना है, क्या है, क्वालिफाइंग है। इसका मतलब है कि आपको 100 में से 33 क्वेश्चन सही करना है ना, 33 क्वेश्चंस फ्रॉम 100। तो 100 क्वेश्चंस में से 33 क्वेश्चंस करना है आपको, क्वालिफाइंग कर लिया। मैं यह कहूं कि आपको 200 नंबर में से 66 नंबर लाना है। समझ गए कि आपको 200 में से 66 नंबर लाना है। और कहां से आएंगे, तो बोधगम्यता के सवाल आते हैं। क्या आता है इसमें, बोधगम्यता, बोधगम्यता आती है। इसमें ही आती है रीजनिंग, रीजनिंग इसमें ही आता है। भाषा कौशल, भाषा कौशल इसमें ही आता है। मैथ, मैथ आता है। तो ये सब बातें मिलकर सी सेट बनाती है। तो ध्यान रखिए, जो लोग रेंजर की तैयारी करते हैं या वन विभाग में जाने की तैयारी करते हैं, उनके लिए दोनों मेरिट है। लेकिन जो सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स MPPSC का या सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं, वहां सी सेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और आपको वहां 100 में से 33 सवाल सही करने हैं, 200 में से 66 नंबर लाने हैं, 200 नंबर में से 66 नंबर लाने हैं। क्लियर है। तो ये एक जनरल सा पैटर्न होता है एग्जाम का। अब देखिए, ये मेरिट सिविल सेवाओं के लिए मेरिट बनती है कहां से, GS1 से। मेरिट कहां से बनेगी, GS1 से मेरिट बनती है। और अब इस GS जो ये 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, मैं एक चीज आपको यहां पर बताना चाहता हूं। 100 क्वेश्चन है, एक जनरल सा MPPSC का जो ढांचा होता है एग्जाम्स का, जो पेपर का एक स्ट्रक्चर होता है, जनरल जहां तक मुझे समझ में आता है कि उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं बहुत डिफिकल्ट। 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इजी। 60 क्वेश्चंस क्या होते हैं, इजी होते हैं। और 30 जो क्वेश्चंस हैं, ये 30 क्वेश्चन आपको करेंगे कंफ्यूजिंग होते हैं, ये कंफ्यूज करने वाले, कंफ्यूज करने वाले। ये ध्यान रखना है,
30 सवाल, ये 30 सवाल जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। और यही होते, देखो 10 जो डिफिकल्ट सवाल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कईयों लोगों से नहीं बनते हैं, ज्यादातर लोगों से वो 10 सवाल नहीं बनते हैं। अगर किसी का तुक्के में सही हो गया तो हो गया। और ये जो 60 सवाल है ये बहुत इजी होते हैं, जनरली जो बच्चा एवरेज पढ़ाई करता है वो भी ये 60 सवाल सही कर देता है। और ये जो 30 होते हैं ना, यही पास और फेल करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 30 क्वेश्चन में आपको बनेगा कंफ्यूजन, और जिसने अपने कंफ्यूजन, जिसने रिवीजन ज्यादा कर लिया उसको कंफ्यूजन कम होगा, और जिसने रिवीजन कम किया उसको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो इस सवाल यहां ये है बात कि जो इन 30 में से ज्यादा सवाल सही कर देगा वो पास हो जाएगा। इन 30 में से, जैसे मान लो कोई आदमी होगा जो 30 में से 20 सही कर देगा तो उसके 80 नंबर हो जाएंगे। ये 60 तो इजी मतलब मान के चलने की आएंगे, तो 80 मान लीजिए हम, और अगर कोई 10 ही सही कर पाया तो फिर उसके 70 ही होंगे। तो आप समझिए कि वो जो कंफ्यूजन वाले सवाल हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं वो है लड़ाई। ना तो ये 60 लड़ाई है, ना ही ये 10 लड़ाई है। क्योंकि ये 60 ऐसे होते हैं कि सबसे बन जाते हैं, ये 10 ऐसे होते हैं कि मोटा मोटी ये किसी से बनते नहीं है। ये 30 की जो लड़ाई है यही आगे और पीछे करती है। तो ध्यान रखना है, जितना मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन करेंगे आप, मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन आप करेंगे, आपको कंफ्यूजन उतना ही कम होगा, और इन 30 में से ज्यादातर सवालों के सही होने की उम्मीद होगी। तो ये एक हमने चर्चा की कि ढांचा देखा कि GS1 GS2 होता है, सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ऐसे 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। और कट ऑफ में अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत देखिए कट ऑफ तो पेपर पर डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आता है, फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। तो ये तो एक ढांचा हुआ। जो सिविल सेवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ध्यान रखिए सीसेट क्वालिफाइंग है, और जो रेंजर के लिए पढ़ रहे हैं ये दोनों पेपर से मेरिट बनती है, लेकिन सिविल सेवाओं में सिर्फ GS से मेरिट बनती है। आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके 100 सवाल में से 33 सही नहीं हुए तो फिर आप इसमें कितने भी नंबर ले आइए आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अगली चीज देखते हैं। तो ये तो पैटर्न हुआ एग्जाम का। अब दूसरी चीज है वेटेज। क्या है? सब्जेक्ट वाइज वेटेज। क्या होगा? सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। MPPSC का सिलेबस भी आपको यहां दिख जाएगा। हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ MP, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ MP, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसमें भी जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं MP से। आपको MP पर ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी निशान लगाऊंगा तो आपको एक तो यहां पर MP दिखा, दूसरा आपको यहां पर MP दिखा, तीसरा आपको यहां पर MP दिखा। दिख रहा है MP? तो MP तो 8 सवाल 19 में। अगर मैं आपको लेटेस्ट 23 की अभी बात करूं तो 12 सवाल हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ MP से आए थे। उसके बाद 11 सवाल ज्योग्राफी ऑफ MP से आए थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी से 3 सवाल आए थे। इकोनॉमी से कहां से? 3 सवाल आए थे। और ऐसे कई सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो MP से आते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि चूंकि MPPSC है तो MP तो आता ही है। MP आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद जैसे आप यहां देखेंगे तो आपको 13 सवाल कहां से मिलेंगे? ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से। आप देखेंगे तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 9 सवाल मिलेंगे, ज्योग्राफी से MP से 11 सवाल, 14 सवाल कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी से 14 सवाल मिलेंगे। वो जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हमेशा इन कोर सब्जेक्ट से सवाल ज्यादा आते हैं, और MP के प्रीलिम्स में इनसे भी ज्यादा सवाल MP से आते हैं। MP, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये कोर जो सब्जेक्ट होते हैं यहां से ज्यादातर सवाल आते हैं। एक चीज मैं और इसमें ऐड कर दूं, कंप्यूटर। क्या कर दूंगा इसमें? कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ICT, इसमें से भी तकरीबन 10 सवाल के आसपास आते हैं। जैसे आप देखिए 2023 में 9 सवाल यहां से आए हैं। 2023 में कितने सवाल आए हैं? 9। तो ऐसी कुछ चीजों को आप क्या करिए? तैयार रखिए। क्या बताया? सबसे पहले MP, फिर आप हिस्ट्री, आप ज्योग्राफी, आप पॉलिटी, इनको पढ़ सकते हैं। करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। कहां से? करंट से आते हैं। तो करंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये लिखा है कि इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, 8 सवाल आए थे। हालांकि ये चेंज होता है, मैं आपको 23 तक का है, 24-25 का भी दिखा दे रहा हूं।
पर इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए ऐसा है कि ये परीक्षा है और एक रणनीति से आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बेतरतीब तरीके से कई लोग पढ़ रहे हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं कि 24-25 में क्या हुआ। देखिए ये 24 और 25 का है, सिलेबस भी चेंज हुआ था यहां से थोड़ा सा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 24 में 10 सवाल आए और 25 में 9 सवाल आए। हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश से 25 में देखें तो 10 सवाल आए। अच्छा एमपी अगर हम देखें, जैसे एमपी का हम वेटेज बताते हैं, तो एक तो यहां मिला, फिर 9 सवाल यहां मिले, 10 और 9 कितने हो गए, 19 हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश मिला, यहां 2 सवाल यहां दिख रहे हैं, तो 19 और 2 21 सवाल हो गए। फिर इकोनॉमी मध्य प्रदेश में 7 सवाल हो गए, तो 28 सवाल हो गए। कितने, 28 सवाल हो गए। और एमपी का कुछ ना कुछ करंट भी आया होगा, उसका डेटा नहीं है। अच्छा ट्राइब्स और एमपी से 8 सवाल, 36 सवाल के आसपास, 36 से 40 के आसपास सवाल कहां से आए हैं, एक्सक्लूसिव एमपी से आए हैं। हिस्ट्री को आप देखिए तो हिस्ट्री में आपको 9 सवाल मिलेंगे। ऐसे ही पॉलिटी में देखिए तो 10 सवाल 11 सवाल मिलेंगे। मतलब जो कोर सब्जेक्ट हैं सबसे पहले एमपी, उसके बाद जो 3-4 कोर सब्जेक्ट है हमको उनको देखना है, उन कोर सब्जेक्ट पर भी हमको ध्यान लगाना है। तो जो क्रम होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमको क्या पढ़ना है, तो एमपी को आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा, फिर आप बराबर रख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को आप बराबर रख सकते हैं। साइंस को भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये 4-5 कोर चीजें। आईसीटी को पढ़ना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से देखिए 2024 में भी 10 सवाल हैं, 2025 में भी 10 सवाल हैं। कई बार देखा है कि तकरीबन 9, 10, 11 सवाल यहां से रहते ही हैं। 4-5 चीजें पढ़कर आप 60, 65, 70 सवाल तो ऐसे ही कर सकते हैं, सिर्फ 5-6 चीजें पढ़कर 70 सवाल के आसपास आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखिए। और एक बार हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, साइंस एनवायरमेंट एंड हेल्थ जो यूनिट 7 जिसको आप कहते हैं, इंटरनेशनल नेशनल एंड करंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर। ये 10 यूनिट जो आप देखते हैं, इसमें एमपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का जो नया वाला पार्ट है ना, जिसको आप विचार और संकल्पना कहते हैं, उसमें से भी ज्यादातर सवाल आते हैं हिस्ट्री में। तो वो एक अलग बात है, फिर लंबा डिस्कशन होना चाहिए उस पर कि कौन से सब्जेक्ट में किस हिस्से से ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी का ये देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट का वेटेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपके पास है, आप इसको गौर करिएगा, इस पर आराम से रोक कर देखिएगा। अब देखिए, एक तो होता है टाइम मैनेजमेंट, एक और चीज क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट। अब मैंने आपको बताया था तीसरा हिस्सा टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ी सी बात करेंगे, समय प्रबंधन पर बात करेंगे। पहली बात, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत दिक्कत होती नहीं है, है ना, क्योंकि फैक्चुअल से क्वेश्चन होते हैं और बहुत सही समय पर वो हो जाते हैं। लेकिन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। सरल पेपर में गलतियां क्या होती है, ह्यूमन एरर्स ज्यादा होती है। तो आपको ज्यादा टाइम होता है उसका भी प्रबंधन आना चाहिए। देखिए समय कम हो वहां प्रबंधन तो आना ही चाहिए, लेकिन समय ज्यादा हो वहां भी प्रबंधन आना चाहिए। मैं क्या करता था एग्जाम में, और मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग हर बार प्रीलिम्स निकाला ही मैंने 10 बार, तो 10 बार के आसपास। कभी ह्यूमन एरर मेरे से तो नहीं हुई, मैंने कभी ह्यूमन एरर नहीं की। और बहुत सारे लोग मैंने देखे जो ह्यूमन एरर नहीं करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग देखे हैं जो करते हैं। तो क्या करना होता है जब इतना सारा समय हमारे पास है ना, कि जो 2 घंटे का पेपर होता है, मैं पेपर की 3 रीडिंग लगाता हूं। ठीक है, 3 रीडिंग्स। तीन रीडिंग पेपर की लगाता हूं। 3 रीडिंग में 3 तरीके के सवाल निकालने होते हैं। एक सवाल जिनको निश्चित
आपको उत्तर पता है, एक प्रकार क्या होता है जिनमें आपको निश्चित उत्तर की जानकारी नहीं है, निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। दूसरा, आप अनभिज्ञ हैं, आपको पता ही नहीं है, या निश्चित रूप से उत्तर की जानकारी नहीं, निश्चित रूप से उत्तर की जानकारी नहीं। और तीसरा होता है वही जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है। ऐसे सवाल जो संशय पैदा करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। 3 प्रकार के सवाल होते हैं, 3 की, और तीनों को अलग अलग तरीके से क्या कर देना है, चिन्हित कर देना है। हालांकि निशान नहीं लगाया जाता, पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें, है ना, कि आप सवाल पहले देख लें। एक तो निश्चित उत्तर है, इसमें कोई समय नहीं लगता, आप सवाल पढ़ते हैं, आपको पता है कि हाँ ये सही है। दूसरा, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ा और आपको लगा कि हे भगवान, कभी सुना ही नहीं है, तो उसमें भी फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनमें तो कोई समय नहीं लगता, इसलिए आपको पहले इनको हैंडल करना है। किनको? जो आपको कंफर्म तरीके से आते हैं, और वो जो आपको बिल्कुल नहीं आते। ठीक है। समय कहां लगता है? कंफ्यूजन, क्योंकि यहां आप पर सोचेंगे, और सोचेंगे तो आप लिंक लगाएंगे कि अच्छा, कोई भी सवाल, मान लिया अकबर से कोई सवाल आया, तो आप अकबर की लिंक लगाएंगे ना, कि यहां से दीन इलाही के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, है ना, उसके राजपूतों के बारे में सोचेंगे। आप कहीं ना कहीं सोचकर क्या करेंगे, उसको लिंक कहीं से बिठाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको सही उत्तर तक आपकी पहुंच हो। अब जहां कंफ्यूजन होता है, तो वहां बच्चे सबसे पहले सवाल ऑप्शंस को हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे एलिमिनेशन का प्रोसेस वहीं पर करते हैं। तो ऐसे आपको 3 तरीके से पेपर को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, गलतियां कम। और जैसे देखिए, अगर ये हिस्सा आपने कर दिया पहला, तो फिर आप OMR को भर दीजिए। एक साथ भरेंगे तो गलती होगी, एक साथ नहीं भरना है। फिर जहां आपने लगा दिया भाई अपन को पता ही नहीं है, तो वहां कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, तो आप क्या करिए, इसको भर दीजिए। और आखिरी में तो 3 बार पेपर को पढ़ना है, और 3 बार में एक एक हिस्से को भरना है, ताकि हमसे OMR को भरने में गलती भी नहीं हो। इस तरीके से जो ज्यादा समय मिलता है जीएस में दिक्कत होती है। CSET में तो बच्चा क्वालिफाई कर ही जाता है, और वहां हालांकि समय की दिक्कत उनके लिए होती है जो रेंजर को अप्लाई करते हैं, रेंजर के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ करना होता है, रीजनिंग में समय लग जाता है, पढ़ने में समय लग जाता है, तो एक अलग चीज है। लेकिन जीएस के पेपर में बहुत समय नहीं लगता है, आपको पेपर आराम से पढ़ सकते हैं, और उन सवालों को देख सकते हैं, अलग अलग उनके तरीके बना सकते हैं कि हाँ, कुछ सवाल मेरे को आते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं आते, और कुछ में कंफ्यूजन है। सबसे ज्यादा समय कहाँ लगना है? यहां लगना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप समय को, तो आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो उस टेस्ट सीरीज में आपको यही सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो बहुत वैसे चिंता टाइम मैनेजमेंट की MPPSC के प्रीलिम्स में नहीं होती है। क्लियर है? देखिए, अब ये जो हमने 3 चीजें सीखी है, और भी हम आगे समय पर लाते रहेंगे। अभी हमने देखा कि क्या पैटर्न होता है MPPSC प्रीलिम्स का, हमने देखा कि कैसा वेटेज होता है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, और हमने देखा कि टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि हमको ज्यादा समय मिला है तो हम उसको ऐसा नहीं कि पेपर करके आराम से बैठे हैं, नहीं, जल्दी पेपर करने में दिक्कतें होती, गलतियां होती है, इसलिए आपके पास समय है तो आप उसका सदुपयोग करिए और आराम से पेपर करिए, कोई गलती ना हो ऐसा पेपर करिए। ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान में रख, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो उन छोटी छोटी गलतियों से बचते हैं, और ये जो गलतियां से आप बचते हैं वही आपको उत्तीर्ण होने की ओर ले जाती है। ठीक है। तो अंत में उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आ रहा है 29 मई से 3 जून तक बिग समर सेल। इसमें आपको क्या मिल रहा है? तो आपको मिल रहा है शानदार बचत के साथ एक दमदार तैयारी का अवसर। आपको जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं हमारे उत्कर्ष ऐप पर, MPPSC के जब भी सभी ऑनलाइन कोर्सेस हैं उन पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। साथ में आपको
3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, मतलब आपकी जो लिमिट है उससे 3 महीने एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिलेगी। और जो प्राइम कोर्सेस हैं उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि आपको उसको लेना होगा एक कूपन कोड लगाकर, और वो कूपन कोड है प्राइम, कैपिटल P, कैपिटल R, कैपिटल I, कैपिटल M और कैपिटल E। ठीक है, तो इस समर आप तैयारी के समर को मजबूत करिए उत्कर्ष के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।